Hi everyone, welcome you all in Law Vita. My name is Aradhya Gupta. I am the founder of Law Vita, and I wanted to share with you all that I recently qualified UGC NET exam with 204 score out of 300, and I had 99.1 percentile. राइट सो ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी दैट हाउ आई क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम, व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी, मैंने कितना टाइम लिया इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, क्या वो छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट होता है और मैंने रखा, जो कि मैंने अपने पास अटेम्प्ट से रियलाइज़ किया था। अपने पास अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरा 166 स्कोर था एंड एज आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो मैं उस वक्त UGC नेट क्लियर नहीं कर पाई थी। ठीक है, एंड दिस टाइम आई स्कोर 204 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी मैं आपको बताऊँ कि वो क्या क्या छोटी चीज़ें थी, ठीक है, जिन्हें हम जनरली इग्नोर कर देते हैं या फिर जिनको ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे दैट व्हाट इज़ द सिलेबस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रैटेजी या टिप्स वाली बातें करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूछोगे कि मेरा इंट्रोडक्शन, तो मेरा नाम आराध्या गुप्ता है। मैंने अपना BA-LLB ऑनर्स कंप्लीट किया 2022 में एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन दिस कोर्स। एंड उसके जस्ट बाद मैंने 2 years LLM का कोर्स किया एंड विच आई रिसेंटली कम्प्लीटेड इन जून, राइट। और जून के 1-2 महीने के बाद ही हमारा 30 अगस्त को नेट का एग्ज़ाम था, विच वॉज एक्चुअली अ री नेट एग्ज़ाम, राइट। जो पहले जून में हुआ था फिर वो कैंसिल होके फिर अगस्त में हुआ था। तो मेरे पास अराउंड 1-1.5 महीना था, उसी में ही मैंने इसकी पूरी तैयारी करी बिकॉज उससे पहले हम लोग पूरी तरह से अपने डिजर्टेशन वर्क में और LLM के एग्जाम्स में इन्वॉल्व थे। सो देयर वाज नो टाइम बिकॉज मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है आपके पास, दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वन एग्जाम और फिर कोई और एग्जाम आ जाता है या कोई और चीज़ें आ जाती हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, दैट इज़ वेरी जेन्युइन एंड इट हैपन्स विद मी। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम से डिस्ट्रैक्शन हो रहा था बट मेरे पास 1-1.5 महीने का टाइम था एंड आई हैड डिटरमाइंड कि मुझे उस 1-1.5 महीने में पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी। कैसा होगा दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई परफॉर्म एंड दी वट एवर हैज़ प्लान बाय द गॉड, राइट। तो हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, तो देखो 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं इस एग्ज़ाम के, पेपर 1 और पेपर 2। हमने पेपर दिया था, पेपर 2 था हमारा लॉ सब्जेक्ट का। पेपर 1 में 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपको पता है सिलेबस में देयर इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉम्प्रहेंशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है। आई हैड टेकन नो कोचिंग ऑफ फॉर द एग्ज़ाम ऑफ UGC नेट। मैंने सारा सेल्फ प्रिपरेशन से ही किया। अभी देखो पेपर 2 जो कि लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं उनका आइडिया हमें रहता है बिकॉज हमने अपने 5 साल या 3 साल के LLB के कोर्स में किया है और फिर LLM में भी पढ़ते हैं और वो अच्छा खासा टाइम होता है बिकॉज अगर आप पेपर 2 के सिलेबस को देखें तो सारे ही ऑलमोस्ट वही लॉ सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, इन्वायरमेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, सभी वही हैं। बट दिक्कत क्या आती है ना, जो मतलब जनरली जो हम स्टूडेंट्स को आती है कि उस वक्त ना हम लोग इस सब्जेक्ट को उतने डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बस इतना ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स में लिख कर आ जाएँ एंड नंबर आ जाए और हम पास हो जाएँ ना, यही होता है जनरली, ठीक है। बट अब ये एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, ये एग्ज़ाम डिमांड करता है डिटेल्स, ठीक है। आपको बिल्कुल टॉपिक को घुसकर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी बारीकियों से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जैसे एक फैक्ट बताती हूँ, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ भी पेपर 2 का पार्ट है और उसमें रूल ऑफ लॉ भी एक टॉपिक है। अब जनरली आपने पढ़ा होगा रूल ऑफ लॉ क्या होता है अपने LLB में या LLM में, कि रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, प्रोफेसर A.V. डाइसी ने दिया। प्रोफेसर A.V. डाइसी के क्या क्या 3 पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। और इससे ज़्यादा आप ये पढ़ोगे कि इसको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, ये सब पढ़ोगे। बट अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रोफेसर डाइसी ने इस कॉन्सेप्ट को लेके क्या क्या कहा या उन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में क्या क्या मेंशन किया, इतने डिटेलिकली आता है। अब आई एब्सोल्युटली अग्री कि कोई भी यहाँ पे A.V. डाइसी की बुक पढ़ने नहीं बैठ रहा है या फिर इतना डीप में नहीं पढ़ेगा, तो मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और पेपर 2 में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, अगर वो छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट्स को भी काउंट करें तो इट विल बी अराउंड मोर देन 20+ सब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊँ, देखो द की ट्रिक विच आई रियलाइज्ड, हम लोगों को लगेगा जनरली कि हर एस्पिरेंट या हर जो भी पर्सन अपनी ये वीडियोस बनाते हैं
दैट हाउ आई क्वालिफाइड, उसमें एक ही बात बोलते हैं आइदर ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट और अ जुडिशरी एस्पिरेंट, दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज PYQs इज अ ट्रिक, राइट? बट माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट बिलीव मी, दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द रियलिटी. मैंने ये रियलाइज़ किया इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही की है टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आता है, हम ये नहीं कहेंगे, आई नॉट से कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा. रिपीटिशन इज़ नॉट द पॉइंट इज़ कि वो कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं. वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, वो घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे या उसके कोरिलेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछेंगे. तो अगर फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ की बात करती हूँ, अगर रूल ऑफ लॉ को पास्ट ईयर पेपर्स में 3-4 बार रेपिटेडली पूछा गया है, तो फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सुओ मोटो खुद से रूल ऑफ लॉ को इस डिटेल में पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, ये एविडेंट है. तो प्रीवियस ईयर तो की है, मेरी बात मानो. मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ. और दूसरी बात, बिफोर आई शो यू द नोट्स, देखो आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. मुझे ज़रूरत नहीं लगी, बिकॉज मैंने मेरे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे. ठीक है, मैंने अपने LLB के टाइम पे पढ़े थे. बस इतना था कि मुझे उनको डिटेल में पढ़ना था. उसके लिए मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, मैंने एनालाइज किया कि कितने डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं. फिर उस तरीके से मैंने अपने पुराने नोट्स में से और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनको साथ में रख के अपने खुद ऐसे नोट्स बनाए जो कि मेरे इस एग्ज़ाम में लास्ट मिनट हेल्प करें. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. जैसे देखो, जूरिस्प्रूडेंस में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये किसने कहा. ठीक है, और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. तो अभी वैसे तो बड़ी बड़ी डेफिनेशंस होती हैं, तो हमने क्या किया, मैंने उनके जो कीवर्ड्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है दैट इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. ठीक है, तो अभी जो पॉजिटिव लॉ है, मैंने इसको वो कर लिया कि पॉजिटिव लॉ की बात किसने की है, ऑस्टिन ने की है. तो हमको ना ऐसे साइनॉप्सिस की तरह वो वर्ड से कनेक्ट करना है, अदरवाइज़ कितना पढ़ोगे भाई. बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और उन बहुत सारे सब्जेक्ट्स का बहुत सारा सिलेबस है ना. तो मैंने ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाए अपने खुद के, बिकॉज यही नोट्स, मेरी बात माने आप या ना माने, कितनी भी कोचिंग ले लो, अल्टीमेटली आपके खुद के नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम क्लियर करने में. तो खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ. नोट्स के लिए ऐसा नहीं है कि भाई बहुत भारी भरकम नोट्स बनाने हैं. जो चीज़ तुम्हें याद करने में आसानी देना उसको लिख लो, चाहे डायग्रामेटिकली लिखो, चाहे हिंदी भाषा में लिखो, या आपकी जो भी भाषा है, जो भी लैंग्वेज है उसमें लिखो, लेकिन अपने खुद की लैंग्वेज में लिखो, हैंड रिटन लिखो. मेरी बात मानना दैट ये आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहते हैं रिवीजन के टाइम पे. ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, गिव मी अ सेकेंड. अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे. मैंने लगभग पिछले 7-8 साल के पेपर्स देखे थे, और उसके लिए मैंने एक बुक भी मंगाई थी, बिकॉज वो ऐसे कंपाइल्ड एक ही बुक में मिल जाते हैं. आप अमेजोन पे देखना, आपको बुक मिल जाएगी. ठीक है, तो देखो अब जैसे मैंने क्या किया कि जो भी मुझे लग रहा था कि अरे ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मुझे याद रखना चाहिए, तो उस सबको मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके लिख लिया एक जगह पे. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्यों है इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये रिपीट हुए हैं कई बार इन द पास्ट ईयर पेपर्स. तो इस तरीके से अपने नोट्स में लिखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर वो क्वेश्चंस लिखो जो आपको लगता है कि अरे हो सकता है ये फैक्ट मैं भूल जाऊँ. ठीक है, तो ये सारी देखो छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, बट कई बार कोई और कह देना तो उसका असर पड़ता है. मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ जूरिस्प्रूडेंस का ही. देखो मेरी ना पूरे UGC नेट की इतनी छोटी सी पतली सी नोटबुक थी, इवन इसमें भी पेजेस बचे हैं, तो कोई भारी भरकम नोट्स नहीं बनाने होते हैं. जो ऑलरेडी LLB के नोट्स हैं, ठीक है, या अगर आप कहीं कोचिंग भी ले रहे हो तो उससे हमको शॉर्ट साइनॉप्सिस निकालना है छोटी सी नोटबुक में या A4 शीट पर यू आर यूजिंग. ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मैंने एक एक पेपर पे ये स्टिकी नोट्स चिपकाए हैं, और इस पर मैंने लिखा कि ये सारे, इधर लिखा मैंने सब अलग अलग स्कूल्स के फादर कौन है. इधर मैंने लिखा कि अलग अलग जो जूरिस्प्रूडेंस की थियोरीज है वो किसने कौन सी थियोरीज दी. ठीक है,
अभी नॉर्मली भी लिख सकता था बंदा, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं इस तरीके से लिखूंगी तो इट विल मेक मोर अट्रैक्टिव टू मी, और मैं उसको बहुत और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिमेंबर कर सकती हूँ. सो इट लिटरली हेल्प्ड मी. ठीक है, ये आपको कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी है कि मैं क्या कर रही हूँ आपको वो करना है. रादर आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि पहली चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ द की. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो. अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, पहले सिलेबस देखो. सबसे पहली चीज़, मैंने भी प्रिंट आउट निकाला था बाकायदा. ठीक है, पहले सिलेबस निकालो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो. लगभग ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 साल के तो निकालो ही निकालो. ठीक है, और फिर आप ये एनालाइज करो, अच्छा ये टॉपिक आ रहे हैं, और फिर ये देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है. एक ट्रेंड होता है कि एक तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे जनरली क्या होता था अभी तक कि असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते थे, बट अब ट्रेंड बदल रहा है. अब असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कम आ रहे हैं. पहले क्या होता था, एक ट्रेंड चलता था कि जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया या फिर आपका कंपनी लॉ हो गया. ठीक है, इनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते थे पहले के बता रही हूँ. पर अब क्या हो गया, अभी ट्रेंड चेंज हो गया. अभी उनसे 3 4 5 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं. कैन यू बिलीव इट. मतलब बंदा ये सोचेगा प्रीवियस ईयर्स देख के कि अरे इनसे तो इतने क्वेश्चंस नहीं आते तो हम स्किप कर सकते हैं. बट आई वुड सजेस्ट स्किप मत करना. टाइम हो तो पढ़ के ज़रूर जाना. कई बार क्या होता है, थोड़े पढ़ने पे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है उन क्वेश्चंस को समझने में और अटेम्प्ट करने में. ठीक है, तो इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को कि कोई भी सब्जेक्ट लीव करे. पहले हाँ, ये तो प्राइम आपका पहला फोकस होना चाहिए कि आप मेजर सब्जेक्ट्स करो, उसके बाद माइनर करो. बट अगर टाइम है तो सभी सब्जेक्ट्स करो, बिकॉज ट्रेंड इज़ चेंजिंग. ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इन्वायरमेंटल लॉ की बात करें. इन्वायरमेंटल लॉ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और हम लोग अपने एलएलबी में इसको बहुत ही लाइटर नोट पे ले लेते हैं कि अरे ये तो हो जाएगा. मतलब इट्स अ वेरी इजी गोइंग सब्जेक्ट. बट यूजीसी नेट में इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और बहुत डीप में क्वेश्चंस आते हैं. इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि अलग अलग जो प्रिंसिपल्स थी, अलग अलग जो डॉक्ट्राइंस थी, वो कौन से केस में इवॉल्व हुई या किसने दी, या वो डॉक्ट्राइन कहती क्या है. तो अब यहाँ पे मैंने ये सारी जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितनी भी डॉक्ट्राइंस आई हैं उन सबको एक जगह लिखा. बट कोई भी थ्योरी की तरह, पैराग्राफ की तरह नहीं लिखा, पॉइंटर्स में लिखा. 1 2 3 4 5 6 इतनी सी जगह में एक डॉक्ट्राइन का पूरा फैक्ट कवर हो गया. छोटी चीज़ ना ज़्यादा जल्दी से याद रहती है. सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, अपने याद करने के लिए बनाने हैं. ठीक है, ओके. हाँ, दूसरी चीज़ अब बात करते हैं केस लॉज. देखो, लैंडमार्क केस लॉज चाहे इंटरनेशनल लॉ के हों, चाहे इंडियन पीनल कोड के हों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हों, चाहे फैमिली लॉज के हों, चाहे इन्वायरमेंटल लॉज के हों, बहुत इंपॉर्टेंट है. केस लॉज पे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं. मानो चाहे ना मानो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और इन्वायरमेंटल लॉ के बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो उसका भी की है कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस है उनको एक जगह लिखो कि किन किन टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर पॉल्यूटिव प्रिंसिपल हो गया या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया या और भी कोई प्रिंसिपल हो गया, क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ ये प्रिंसिपल कौन से केस में इवॉल्व हुआ. तो अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने रिसर्च करें खुद से, और जितने भी प्रिंसिपल्स इन्वायरमेंटल लॉ के हैं उन सब के रिलेटेड केस लॉज को याद करें, तैयार करें. ठीक है, सिमिलरली मैं बता रही हूँ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बेस हैं, वही आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है. वही आपके एक्चुअल टीचर हैं इस एग्ज़ाम के. ठीक है, और सब कुछ उन्हीं में छुपा हुआ है. बस भाई ये फ़र्क है हमको ढूंढना है, हमको टाइम देना है उनको समझने में. वी हैव टू एनालाइज दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, इसके अलावा अब मैं जैसे देखो एक एक सब्जेक्ट का बताऊंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इसके लिए हम एक अलग लेक्चर रखेंगे, तो अब मैं नोट्स के बारे में बात नहीं करती हूँ. तो इस तरीके से आप लोगों को प्रीवियस ईयर की मदद से और कुछ ऑथेंटिक बुक्स की मदद से जो आपने एलएलबी में पढ़ी थी, कोई अलग से नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर एलएलबी में बुक्स ली थी तो उन्हीं से ही तैयारी करो. ठीक है, बाकी यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट है, गूगल पे भी इतना कंटेंट है, तो नया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो. और प्रीवियस ईयर की मदद से नोट्स बनाओ अपने. ठीक है, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 क्योंकि हम लोगों ने ये सब्जेक्ट्स पहले नहीं पढ़े हुए थे, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया या फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया या फिर पीपल इन एनवायरनमेंट हो गया. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स पहले से हम लोगों ने नहीं पढ़े, हमारे सिलेबस में नहीं थे. सो इट वाज क्वाइट न्यू फॉर मी. बट उसके लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली. देयर वाज अ यूट्यूब चैनल ऑफ कुमार भरत सर.
तो उनका मैंने जैसे मैं ढूंढ रही थी तो मुझे उनका पेज मिला, मैंने उनके कुछ लेक्चर्स सुने एंड दे वर रियली कमेंडेबल। ही इज़ अ वेरी फेमस टीचर ऑन यूट्यूब। पहले वो किसी से के साथ एसोसिएटेड थे, अब उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। तो उनके यूट्यूब वीडियोस देखे, तो पेपर 1 में तो मैंने उन्हीं की वीडियोस देखे और मुझे बहुत हेल्प हुई, ठीक है। एंड आई उनके जो भी वीडियोस थे मैंने उससे नोट्स भी बनाए खुद के, एंड मैंने इस तरीके से अपने हर सब्जेक्ट्स के ये देखो फोल्डर्स बनाए। और जैसे फॉर एग्जांपल आई शो यू पीपल एंड एनवायरनमेंट, तो फिर उसमें हर टॉपिक के छोटे 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 नोट्स के फोल्डर बनाए थे मैंने, ठीक है। सबसे पहले तो सिलेबस लिखना है भैया, हर सब्जेक्ट का याद रखना। सिलेबस सबसे पहला स्टेप है, फिर प्रीवियस ईयर्स है, उसके बाद नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमने प्रीवियस ईयर्स के बारे में जाना, हमने जाना कि सिलेबस का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें कि मेरे को कितना टाइम लगा, तो मैंने आपको बताया मैंने लगभग 1-1.5 महीने में इसकी तैयारी करी थी। तो शुरुआत में मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति 6 मंथ्स का टारगेट भी लेता है तो वो 6 मंथ्स के विद इन, मतलब पेपर भी 6 मंथ्स के अंदर अगर आ रहा है तो 6 मंथ्स में आप पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम को तैयारी कर सकते हैं, अगर कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो। मतलब आप फोकस हो, आप अभी कोई और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे या कोई जुडिशरी वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, पूरा फोकस इस पर, तो आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपने LLB में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी लॉ स्टूडेंट इस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। और इफ़ समबडी विल आस्क, क्योंकि एक दिन में कितना पढ़ना है, तो भैया इसका कोई जवाब नहीं होता है। लोग पूछते हैं अलग अलग इंटरव्यूज़ में, मुझे इसका कोई सेंस नहीं लगता। देखो, ये हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है ना। कौन कितनी देर पढ़ता है, कितने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ता है, कितने डिस्ट्रैक्शंस के साथ पढ़ता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो आई एम नॉट सपोज टू आंसर दिस कि हाउ मेनी आवर्स आई स्टडीड फॉर अ डे, ठीक है। देखो, एक तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस कि बताओ, इसे फॉर एग्जांपल 4 केसेस दे दिए कि कौन सा केस पहले आया, कौन सा जजमेंट बाद में आया, इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो मैंने अपना दिमाग से इस चीज़ को समझा कि वही अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑप्शंस में हो चाहे वो क्वेश्चन में हो, उस हर केस लॉ को अपने ध्यान में रखो या अपने नोट्स में लिखो और उनके ईयर्स को अपने नोट्स में लिखो और फिर उनको याद करो, तैयार करो, ठीक है। याद करो या मतलब इट डिपेंड्स किया, आप चाहो तो उसको क्रैम भी कर सकते हो। मैंने क्रैम नहीं किया था क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को, उन MCQs को बार बार देख रही थी ना, वो दिमाग में अपने आप सेट हो गया था कि शंकर प्रसाद कब आया, फिर उसके बाद गोलकनाथ आया, फिर उसके बाद केशवानंद आया, उसके बाद कौन सा आया, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 13 के, है ना। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो केसेस के कोई ट्रिक नहीं है। लॉट ऑफ पीपल आस्क कि कोई ट्रिक है क्या ईयर याद करने की? कोई ट्रिक नहीं होती है बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स। आपको PYQs देखने हैं, आपको लिखना है और आपके दिमाग में सेट करना है। इट्स वेरी सिंपल एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद बात करें मॉक टेस्ट की, तो मैंने कोई ऐसे ऑनलाइन मॉक नहीं दिया था, बट हाँ मैंने एक बुक थी जिसमें PYQs थे, उसी में ही मॉक टेस्ट भी थे, ठीक है। तो मैंने उन्हीं मॉक्स को दिया था एक टाइमर सेट करके। ऐसे मत देना कि मैं रैंडमली क्वेश्चंस देख रही हूँ, नहीं। देखो, इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर मॉक्स दे रहे हो तो उसी टाइमर के साथ रखो, बल्कि उसमें टाइम मिनट्स कम ही रखो, ठीक है। क्योंकि कई बार बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं बीच में कि ये साइन कर दो, वो साइन कर दो, यहाँ थंब इम्प्रेशन वगैरह वगैरह। तो आप जो है थोड़ा टाइम, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो टाइमर कम का रखो, ठीक है, ताकि आप इफेक्टिवली जज कर पाओ कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और मैं बात करूँ पेपर 1 में मैथ्स और DI की, ठीक है। जब मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने उन पे फोकस नहीं किया था, बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इन मैथ्स, ठीक है। आई विल बी ऑनेस्ट हियर, आई नीड टू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तब मेरे अच्छे नंबर नहीं आए उसमें, मतलब मैथ्स और DI में आई कुडंट स्कोर। पर इस बार मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही थे, DI में तो सारे ही सही थे, मैथ्स में भी ऑलमोस्ट सब ठीक थे। उसका कारण ये था कि मुझे लगा वो मेरी कमी थी, तो मैंने उस पर काम किया। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे और कुछ जैसे होता है ना कि आप प्रीवियस ईयर से एनालाइज कर पा रहे हो कि ये 5 टॉपिक मोटे मोटे आ रहे हैं, मैथ्स में हो चाहे DI में हो। तो मैंने उनकी प्रैक्टिस की रिपीटेटिवली, डेली में 1 से 2 घंटा मैथ्स और DI के लिए रखती थी और प्रैक्टिस करके आई कुड परफॉर्म वेल इन दोज क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह तो हो जाता है, इजी आते हैं, ठीक है। लॉ में भी आता है, वो भी इजी होता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई भी केस है, जैसे कि ट्रिपल तलाक का कोई केस है, उसमें कोई फेमस जो पैनल था जजेस का, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिटर डिक्टा
बोला यानी कि कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कहा या कुछ बात कही तो उसी पे आ जाएगा कि ये किस केस में कहा गया, और फिर उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे। लैंडमार्क केसेस के साथ साथ करंट केस लॉस के भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पे भी नज़र रखो, ठीक है। लाइव लॉ वगैरह के अपडेट्स रखो, ठीक है। तो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ का भी अगर कोई रीसेंट इंपॉर्टेंट केस है तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछ लेंगे कि ये इसमें ये जजमेंट किसने दिया, किसने ये जजमेंट डिसेंटिंग जजमेंट दिया। देखो कुछ जो जैसे इंपॉर्टेंट रीसेंट केसेस हैं, रीसेंट से मतलब है 2018, 19, 20 ऑनवर्ड जो भी हैं, और वो काफ़ी बड़ा केस है, ठीक है, बड़ा जजमेंट है। तो उसमें अगर किसी एक जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया या डिसेंटिंग जजमेंट दिया तो उनका नाम भी याद रखना, पूछते हैं, ठीक है। तो हो गया सब। देखो सिलेबस का डिस्कशन कर लिया, टोटल नंबर ऑफ आवर्स का डिस्कशन कर लिया, क्रोनोलॉजी का हो गया, और पेपर 1 की तैयारी कैसे की ये बता दिया, PYQs के बारे में बता दिया, मॉक्स के बारे में बता दिया, नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ये बता दिया, एंड अल्टीमेट पॉइंट इज रिविजन। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने सब कुछ पढ़ लिया और तुमने रिविजन नहीं किया, इट विल नॉट वर्क। मेरे लिए तो ये काम नहीं करता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक क्या 2-3 बार रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो थोड़ी चीज़ पढ़ो पर वो पक्की पढ़ो कि उससे क्वेश्चन आए तो उस पर तो टाइम लगे ही नहीं, है ना। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। तो रिवीजन के लिए अपने लिए समय रखना, टाइम मैनेजमेंट करके रखना कि मैं अपना पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाओ ना, कि तुम फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 6 मंथ्स हैं तो तुम 4 मंथ्स में या 4.5 मंथ्स में अपना सिलेबस ख़त्म कर लोगे, फिर तुम रिविजन्स करोगे, तुम मॉक्स करोगे। तो जितना भी तुम्हारे पास टाइम है, जो तुम्हारी सिचुएशन है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। और कैसे बनेगी वो आपको खुद को सोचना है, ठीक है। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। कोचिंग की क्या रेलेवेंस है नहीं है वो हमने डिस्कस कर लिया है। और आखिरी क्वेश्चन जो कोई भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाई आर यू गिविंग दिस एग्जाम, इसकी क्या रेलेवेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी लाइफ में इसकी क्या रेलेवेंस है। मेजर इसका ऑब्जेक्टिव होता है दैट यू बिकम अ टीचर, यू बिकम अ प्रोफेसर। तो टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन माई कॉलिंग, राइट। आई एम टीचिंग ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिंस 2018। सो टीचिंग मेरी कॉलिंग थी, इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम को चूज़ किया, इस करियर लाइन को चूज़ किया। सो इफ़ इट इज़ योर कॉलिंग एंड इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट इन रिसर्च, आप उसमें आगे जाना चाहते हैं, देन गो फॉर इट। आई जस्ट से दिस, ठीक है। एंड आई से दैट नो योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को जानो कि कौन से सब्जेक्ट्स में तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, किसमें तुम्हारा कमांड है। तो उनको अच्छे से तैयार करके, मतलब जो भी उनमें थोड़ा ब्रशअप करना है उनको करके अलग कर दो, और जो नहीं किया है और समय है तो फिर उन पे ध्यान दो, ठीक है। और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना उनको तो पक्का रखो, इतना अपने ऊपर विश्वास रखो कि इनके क्वेश्चन तो मैं गलत जाने ही नहीं दूंगा और इनके गलत होंगे ही नहीं, है ना। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानो, और ये एनालाइज करने का काम ऑफकोर्स आपका खुद का है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, थोड़ा थोड़ा करते हुए भी बहुत लंबा हो गया। वही होता है जब आप बताने लगते हो, ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको बता रही हूँ, आप पूछ रहे हो, मैं बता रही हूँ। तो जितने मेरे को लगे कि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, मैंने आंसर किए। और अगर आप लोगों को इससे कोई भी हेल्प होती है ना, थोड़ी सी भी हेल्प होती है, सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल या। सो दिस वॉज इट एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनको ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम लोग लॉविटा पर लीगल लेक्चर्स अपलोड करते हैं जो कि मेनली यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, LLB के स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जनरली भी हम लॉ सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बनाते हैं, आप लोग हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। दिस वॉज इट एवरीबडी, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना और डू इट कामली। कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर मत लेना, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है, हो जाएगा। मैंने बोला ना, अगर तैयारी है, राइट स्ट्रैटेजी है तो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। गो फॉर इट एंड या दैट्स इट। हैव अ गुड डे एवरीबडी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।